मैं अपने महानतम भारतवर्ष के तमाम दर्शकों तथा श्रोताओं को प्रणाम करता हूं एवं उनसे मार्गदर्शन की कामना करता हूं तथा मेरे साथ साथ आकार लेते हुए नवीन भारत के आकांक्षाओं को भी प्रणाम करता हूं। अत्यंत मधुर एवं सीधा सा शब्द राजनीति, द पॉलिटिक्स, जिसे सुनकर हम जैसे कुछ आम देशवासी बिना कुछ सोचे समझे या बिना खंडन किए हुए जहां यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, वहीं कुछ दिग्गज व्यक्तित्व रखने वाले लोग फूले नहीं समाते। पहले तो यह जाने बिना टिप्पणी करना लबालब बेवकूफ़ियों से भरे हुए सागर में डुबकी लगाने जैसा होगा कि राजनीति है क्या। बट फिर भी यदि आप सबकी इजाज़त हो तो मैं अपना बेहतर प्रयास करते हुए परिभाषित करना चाहूँगा। यूँ तो मैं लाइफ साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन एक बार मुझे यूपीएससी की तलब यानी आईएएस बनने की भी तलब लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आर्ट्स यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक की जानकारी जुटा पाया हूँ। जी हाँ, तो राजनीति जो दो शब्दों का एक समूह, र आकार, रा ज जोर, न दीर्घिकार, तह ह्रस्वीकार, नीति, जहाँ राज का मतलब शासन और न दीर्घिकार तह ह्रस्वीकार का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर या यूं कहें तो सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना, सुदृढ़ करना राजनीति है। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति यानी पॉलिटिक्स, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है, राजनीति कहलाती है, जिसका आज के आधुनिक परिवेश की राजनीति से कोसों दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। अब इस शब्द राजनीति पर प्रकाश डालते हुए इसकी गाथा को दोहराते हैं। यूं तो इसे सिर्फ दो शब्दों से ही निपटाया जा सकता है, राजनीति का रंग हो या रंग की राजनीति हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोग मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम सबको अपने भारतवर्ष की 5000 साल पुरानी राजनीतिक परंपरा को मानना होगा कि राजनीति का रंग रहा है, रंग की राजनीति नहीं। भारतवर्ष जहां की सारी विधियों को प्रणाली स्वरूप क्रियान्वित करने की परंपरा रही है, उसकी एक गाथा मैं दोहराने जा रहा हूं, संस्कार विधि नामक उस पुस्तक से जिसमें राज्याभिषेक उल्लिखित है। हालांकि अब कोई राजा तो बचे नहीं, फिर भी कुछ लोग अथक प्रयास में लगे हैं कि वे खानदानी राजा बने रहें, और हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि उन्हें उतारते रहें। तो अब संस्कार विधि की राज्याभिषेक पर लौटते हुए, संस्कार विधि नामक पुस्तक जो कि यह वर्णित करता है कि जो भी नया युवराज राजा के पद पर बैठेगा, 7 पवित्र नदियों के जल से उसका राज्याभिषेक होगा, आसपास के पड़ोसी राज्य उपहार उनके लिए लाएंगे, राजमाता उनको स्नान कराएंगी दूध से, शहद से तथा पंचामृत से, और जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब जो कुल पुरोहित होंगे राज्यसभा के, वो उनको एक सोने का दंड देंगे और उनके हाथ में दंड देकर कहेंगे, सर्वदंडवसी, हे राजन, आप ईश्वर की पृथ्वी पर मनुष्य की अवधारणा हैं, आप ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, आप 4 वर्णों के दंड करने के अधिकारी हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, किसी को भी दंड दीजिए, किसी को भी आप पुरस्कार दीजिए, किसी का आप गर्दन उतार लीजिए, ये आपका सर्वदंड है। जब राजा इस दंड को स्वीकार करेगा और उसके बाद राज पुरोहित का पैर छुएगा तो पुरोहित उसकी पीठ पर एक मोर का पंख मारकर कहेंगे, धर्म दंडवसी, यह धर्म का दंड है जो आपके ऊपर भी है। यह हमारी भारतीय राजनीति की अवधारणा थी, और ऐसा लगता है कि पिछले 73 साल में हमारा धर्म दंड कमजोर हो गया है। इसमें कोई दो विचार नहीं है कि यदि कोई राजा अहंकारी है तो परिसर से निकलकर सत्ता के गलियारों से बाहर निकालना युग के हर चाणक्य का कर्तव्य है। यूं तो निरंतर युवा वर्ग यह सोचते हैं कि हमें विशेष कर कदम बढ़ाने से क्या फायदा, तो उनके लिए मेरा 2 टूक
राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करते हैं और परिणाम स्वरूप आप कुछ खोते तो नहीं, लेकिन पाते क्या हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने का सिर्फ एक पर्याप्त मौका, जो कि आपको कहीं से भी आपके निजी हित या राजनीतिक हित या राष्ट्र हित के लिए लाभदायक नहीं है। अब इन तमाम गतिविधियों को नज़रअंदाज नहीं करते हुए एक नई उपलब्धि, नई गतिविधि से मैं रूबरू कराना चाह रहा हूं, जो कि आज की युवा पीढ़ी जिसके लिए काफ़ी अपने आप को आगे लाना चाह रही है, अपने आप को लॉन्च करना चाह रही है। तो चलते हैं इस युवा पीढ़ी की ओर। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि नौजवान विद्यार्थी राजनीति यानी पॉलिटिक्स में भाग ना लें। दुर्भाग्य तो इस बात का भी है कि स्वयं शिक्षा मंत्री भी सर्कुलर जारी कर छात्रों से यह कहकर धमकाने लगे हैं कि वह राजनीति जैसी विषय वस्तु से दूरी बनाए रखें। गौर करने वाली बात यह भी तो है ना कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर संभालना होगा, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह सर्वश्रेष्ठ होगा कि विद्यार्थी अपना ध्यान शिक्षा प्राप्त करने में ही केंद्रित करें, लेकिन क्या देश की परिस्थिति का ज्ञान एवं उसकी स्थिति में सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? सोचिएगा जरूर। युवाओं के राजनीति में आने से किसे समस्या हो रही है, इस पर चर्चा करने से पहले यह समझना होगा कि आजकल व्यवहारिक राजनीति का अर्थ क्या निकाला जा रहा है। गांधी के आदर्शों पर चलना ही राजनीति है क्या? अगर हाँ, तो क्या अंबेडकर साहब गलत थे? क्योंकि गांधी ने तो उनका भी विरोध किया था। और अगर अंबेडकर साहब सही हैं तो क्या गांधी गलत थे? गांधी और गोडसे में क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, इस बात पर चर्चा करना अगर राजनीति है तो संसद में वंदे मातरम का विरोध करना क्या है? पटेल जैसे युग पुरुष पर भी तो राजनीति हो ही रही है ना, तो फिर वर्तमान के राजनेताओं को क्यों छोड़ दिया जाए? यह प्रश्न आप सबसे है। सत्ता पक्ष का विरोध करना और विपक्ष का हर कदम पर कोसना अब आम बात है। वर्तमान राजनीति जनता का दम घोंट रही है, तो ऐसी राजनीति को घोटन भरी राजनीति कहना गलत है क्या? आगे बढ़ने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय करवा देता हूं। मैं अविनाश कुमार सोनू, मैंने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और मेरा जन्म 90 के दशक के बिहार में ज्ञान एवं मोक्ष की पावन विष्णु नगरी गया में हुआ था। मैं साल नहीं बता रहा क्योंकि किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा। बात यहाँ 90 के दशक की जानी चाहिए। हर जिंदा कौम अपना इतिहास कहाँ भूल पाती है, बीता हुआ कोई कैसे भूल पाएगा। और इसलिए मैं आप सबको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, वहाँ जहाँ आप में से ज़्यादातर दोस्तों का जन्म हुआ था। मुझे इस बात का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं है कि मेरा जन्म बिहार में हुआ, बल्कि इस बात का अफसोस है कि मेरा जन्म इस धरा पर तब क्यों नहीं हुआ जब इसे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध, महावीर, यहाँ तक कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महात्माओं के लिए केवल जाना जाता था। हमारा जन्म तो 90 के दशक में बिहार में हुआ था ना, जहाँ सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे थे, हर दूसरे कदम पर लफुओं के अड्डे थे, हवाओं में बहुत सारा भय था, शहरों में कस्बों में हर तरफ मौत का संशय था। यह वह दौर था जब बिहार बदहाल से बदनाम होता जा रहा था, जब मेरे सूबे के नेता, यहाँ की सियासत, यहाँ के इंसान, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास सबको भूल चुके थे और हम बिहारी हर सुबह जनरल डिब्बे के किसी सीट पर या फर्श पर अखबार बिछाकर परदेसी हो जाया करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं थी। इतनी भी हिम्मत हमारे अंदर नहीं थी कि हम बता सके इस दुनिया को कि इस अखबार के पहले पन्ने पर हत्या, गबन, भ्रष्टाचार, पिरौती जैसे समाचार पढ़कर तुम हमें बिहारी होने का पंचनामा कर देते थे ना। उसी अखबार के 5वें पन्ने पर उस गांव की भी कहानी है जहां से रातों रात 7 बेटियां स्टेट टीम के लिए फुटबॉल खेलने भेज दी जाती है। उसी अखबार के 4थे पन्ने पर सहरसा, मधेपुरा, अररिया और सुपौल की भी खबर है, जो हर साल बाढ़ से जलमग्न हो जाता है।
और पुनः उठकर शिखर को प्राप्त करने के सपने संजोता है। उसी अखबार में यह भी स्वर्ण अक्षरों से अलंकृत होता है कि खपरेल में पढ़कर कैसे 30 के 30 बच्चे आईआईटी जैसे कठिन परीक्षा में अपना परचम लहराते हैं। इन सब बातों को तो कभी सुर्खियों में लाया ही नहीं जाता। तो फिर विश्व के विशालतम एवं प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय का क्यों? यह भी सोचने की बात है कि जब इतना समृद्ध था हमारा बिहार, तो 90 के दशक में ही क्यों इसकी इतनी बदनामी हुई? ऐसी कौन सी बात हो गई थी साहब तत्कालीन प्रदेश में कि 7 बजे शाम के बाद बच्चे हो या युवा बाहर निकलना मतलब यमराज के द्वार को दस्तक देने के बराबर था। कोई बच्चा अगर स्कूल गया है तो वो स्वयं लौट कर आएगा या फिरौती का फ़ोन, कोई नहीं जानता था। बच्चों के मन में केवल यह भरा जाता था पढ़ो और 98% मार्क्स लाओ ताकि तुम्हारा एडमिशन डीपीएस दिल्ली में हो जाए। जिस अखबार की मैं बात कर रहा हूँ ना साहब, उसी अखबार के आखिरी पेज पर सीबीएसई 10th का रिजल्ट भी था, जिसमें हमने 98% नंबर प्राप्त किया था। खुशी भी थी और दुख भी। यकीनन दुख इस बात का था कि अब मेरा बिहार मुझसे छूट जाएगा। और बिल्कुल हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो कहते हैं ना कि चल उड़ जा रे पंछी किया देश हुआ बेगाना, और इसी तरह मेरी जन्मभूमि भी मुझसे पीछे छूट गई। अब चलिए बात करते हैं आज का बिहार की। तो जरा सोचिए और बताइए कि क्या 90 के दशक वाली तमाम समस्याएं आज विकराल रूप लेते हुए प्रतीत हो रही है या नहीं? बाढ़ आज भी बिहार के 43% क्षेत्रफल और 27% जनता को प्रभावित करता है, और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कि हथिया है तो बरसबे करेगा ना, ये कितना हद तक सही है हमें मालूम नहीं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा आज भी लाचार है, क्योंकि जब 3 साल की बच्ची के लाश को लेकर उसकी मां केवल एम्बुलेंस के अभाव में अरवल से जहानाबाद का सफर तय कर ले, और वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बयान कि ऐसी घटना के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं, तो प्रश्न तो सरकार पर आज भी उठना चाहिए ना। बात जब अपने गया की करते हैं, ज्ञान एवं मोक्ष की पवित्र स्थल गया, जी हाँ आपने सही सुना, गया। यहाँ गत 6 अप्रैल को कोरोना वार्ड में एक महिला का निधन हो गया था, पर उसके मरने से पहले जो हुआ वह मगध के नाम पर इठलाने वालों के गाल पर एक तमाचा से कम नहीं। उस गर्भवती महिला के साथ 4 स्वास्थ्य कर्मियों ने बलात्कार किया था। वह महिला गर्भवती थी, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, 5-6 साल बाद शायद हो जाए। जबकि यह सारी घटना उस महिला ने मरने से पहले अपनी मां को बता दिया था। पर इन सब गतिविधियों से सरकार को क्या लेना? सरकार तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह देगी कि उन्होंने 32 करोड़ जनता को राशन और 12 करोड़ जनता के खाते में 1-1 हज़ार रुपया दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर पलायन की बात की जाए तो इसका आभास सरकार को कोरोना काल में हुआ है, जब 1000 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ गई। प्रश्न पुनः राज्य सरकार पर उठता है कि क्या वह राज्य में रोजगार के अवसर नहीं दे सकती? राज्य के लगभग 5 लाख छात्र आईआईटी, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, और औसतन प्रत्येक छात्र हर वर्ष लगभग 2 लाख रुपए बाहर खर्च कर रहे हैं। क्या इस गाढ़ी कमाई को बिहार में नहीं रोका जा सकता? बोलिए ना। क्या ये वही बिहार है जहां विश्व के विख्यात देशों से प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर से पढ़ने आते थे, विदेशी छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे, और आज वही बिहार के विद्यार्थी जो बिहार को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं अपने कैरियर को एक नया शेप देने के लिए। रोजगार हेतु पलायन कर रहे लोगों को भी रोकना होगा, नहीं तो राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? कोरोना काल में बाहर से आए लोगों की कितनी लाजवाब खातिरदारी हो रही है, यह किन्हीं को बताने की जरूरत नहीं। ट्रेनें 2 दिन की यात्रा 7 दिन पूरा करने के बाद भी भटक रही है। लोग, बच्चे, महिलाएं, बुढ़े, नौजवान सब के सब भूख से तरप कर जान दे रहे हैं। पर इससे सरकार को क्या लेना? खाना पूर्ति जो कर दी गई है। राज्य में चुनाव का माहौल गरमा गया है। सुना था गर्मी से कोरोना खत्म हो जाएगा, पर मौसमी गर्मी से तो हुआ नहीं, शायद चुनावी सरगर्मी से इस कोरोना वायरस का
अंत हो जाए। फिलहाल आज के लिए आप सबसे मैं अविनाश कुमार इजाज़त चाहता हूं। आगे का अपना ओपिनियन, अपना विचार मैं नेक्स्ट वीडियो में जारी करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।